जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 2010 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का उसका सोल्यूशन देखेंगे। 1 से लेकर 70 तक का प्रश्न का डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम 71 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर 1 से लेकर 70 तक नहीं देखेंगे क्वेश्चन तो उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक नाम से, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज़ गति से रेलगाड़ी को गुजरने पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है। सी है गाड़ी की ओर गिर सकता है और डी है गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गाड़ी की ओर वो बच्चा गिर जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गाड़ी की ओर क्यों गिरेगा, तो देखिए जब रेलगाड़ी तेज़ गति से गुजरेगी तो तेज़ गति के कारण वहाँ का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वह कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ पर जो वायु होता है वो वायु को भरने के लिए बाहरी हवा आता है और हवा के साथ साथ वो व्यक्ति भी चला जाता है, वो बालक भी चला जाता है गाड़ी की तरफ, इसलिए वो बालक है जो कि गिर जाता है गाड़ी की तरफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये किस नियम पर आधारित है, तो यह घटना है जो कि बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण क्या है। जल के संयता, जल का पृष्ठ तनाव, निरंतर वाष्पन और वायु घर्षण। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्षा के जो बूंदे होती है वो गोल होती है, गोल होने का कारण क्या है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जल का पृष्ठ तनाव, बिल्कुल ही सही जवाब है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनते हैं। 74वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगर दो बार अपवर्तन हो और एक बार परिवर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो यानी ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें ये 7 रंग हो गया। तो बाहर की तरफ जो रहेगा वह लाल रहेगा और अंदर की तरफ जो रहेगा वो बैंगनी रहेगा प्राथमिक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, तो जब 2 बार अपवर्तन हो और 2 बार परिवर्तन हो तो उस टाइम द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का पहचान क्या है, उसमें जो अंदर जो रहेगा वो रेड रहेगा और बाहर रहेगा वो बैंगनी रहेगा, याद रखिएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति की लंबाई से थोड़े अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए और डी है व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में उसका लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो जो दर्पण का लंबाई होना चाहिए वो व्यक्ति से आधा होना चाहिए, तो वह व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा उस दर्पण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने
कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? वस्तु के भार के गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, गिरने के समय के वर्ग और गिरने के समय। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गिरने के समय के वर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है आपके सामने। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? यानी एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 8 किलोमीटर है, जो कि किधर चलता है तो पूर्व दिशा की तरफ जाता है, और उसके बाद से फिर 6 किलोमीटर है जो कि उत्तर दिशा की तरफ जाता है। तो इसके विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी यही तो होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ये आप 8 किलोमीटर आधार हो गया, और ये हो गया इसका लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। यहाँ पर लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, और हमको कर्ण ज्ञात कर लेना है। तो कर्ण के लिए क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर रूट अंडर। तो इसके लिए 8×8 64 और प्लस में ये 6×6 के 36 अंडर रूट कितना हो जाएगा? तो 100, और 100 का यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा? ये 10, यानी 10 किलोमीटर विस्थापन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78वां प्रश्न है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन का समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान का अनुपात दिया गया है 1:4 और दोनों का आयतन है जो कि समान है, तो घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे 1:4 बिल्कुल ही सही जवाब है। तो देखिए 1/4 कैसे हुआ? तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मान कितना दिया है? तो 1:4 दिया गया है, और यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो आयतन दोनों का समान है। तो यहाँ पर आयतन का कोई मतलब नहीं है, मान लेते 1 है आयतन, तो यहाँ पर 1/4 अगर द्रव्यमान है तो यहाँ पर घनत्व भी 1/4 हो जाएगा, इसलिए 1/4 इसका राइट आंसर है। 79वां प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाट प्रति सेकेंड, जूल, किलो जूल और वाट। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। शक्ति का और क्या क्या मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है, जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय। तो यहाँ पर कार्य के लिए जूल हो गया और समय के लिए यहाँ पर सेकेंड हो गया। उसके बाद से शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा 746 वाट एक अश्व शक्ति, और कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। इसका परिभाषा है कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है। 80वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? परिवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और विवर्तन। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो कि ध्वनि तरंगों द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए ध्वनि तरंग होती है जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसमें ध्रुवण नहीं होती है, बाकी परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये तीनों होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और जो प्रकाश तरंगे होती है उसमें ध्रुवण होती है क्योंकि वो अनुप्रस्थ तरंगे है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है आपके सामने कि सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? क्रिस्टलन के द्वारा, आसवन के द्वारा, भंजन के द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 81वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आसवन बिल्कुल ही सही जवाब है। 82वां प्रश्न कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? कार्बोनिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 82वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लैक्टिक अम्ल बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा और फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 83वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सागर में जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो 84वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, साधारण लवण, बिल्कुल ही सही जवाब है। साधारण लवण का अणु सूत्र क्या होता है। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। 85वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है CO+H2, CO+N2, CO2+N2 और CO2+N2। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि डोलोमाइट अयस्क है मैग्नीशियम का, जिंक का, आयरन का और लेड का। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो ये मैग्नीशियम का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 87वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना और कोयले का जलना। बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जिसके मूल अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया, यानी उसके जो मूल अवस्था है उसमें पुनः उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। वैसे चेंजमेंट, वैसे क्रिया को, वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसके मूल अवस्था में दोबारा ला सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए दूध से दही जमना, तो दूध से दही जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो दूध है, दूध से अगर दही बन जाएगा तो फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते कभी भी। यहाँ पर कोयले का जलना, कोयले जो जल जाता है फिर से दोबारा उसको हम कोयले का रूप नहीं दे सकते हैं, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पानी का भाप बनना, जो पानी है वो भाप बन जाता है, भाप को फिर से हम पानी बना सकते हैं, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि एक अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक अम्लीय जो घोल होता है इसका pH मान 7 से कम होता है, इसको अम्लीय कहते हैं। जिसका pH मान 7 से कम रहेगा उसको अम्लीय कहेंगे, 7 से लेकर 0 तक। और 7 के बराबर आता है उसे उदासीन बोलते हैं, और 7 से अधिक अगर रहे तो इसको क्षारीय बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप से किसमें भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्नता रहती है, प्रोटॉनों की संख्या में, न्यूट्रॉनों की संख्या में और रासायनिक अभिक्रिया में। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम समस्थानिक का परिभाषा समझते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसके परमाणु संख्या समान रहते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों हो जाता है, क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। इसमें सभी में प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या तो समान रहता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण उसके द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असमभारिक किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे समस्थानिक समभारिक कहा जाता है। समस्थानिक का उदाहरण समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का देखे होंगे यहाँ पर।
इसके सभी का देखते होंगे, सभी में नीचे एक है, नीचे जो रहता है उसको परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर परमाणु द्रव्यमान। सभी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए यह समस्थानिक है। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद से ऑक्सीजन है 21%। सबसे अधिक है नाइट्रोजन और सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है आपके सामने कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है। तो 91वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप का रोग खनिज की कमी के कारण होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किसमें खनिज के कमी के कारण रोग होता है। तो चुकंदर का जो केंद्र बिलगन होता है ये खनिज के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 93वां प्रश्न है आपके सामने कि लीवरवर्ट है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट क्या है। तो 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ऐसा स्थलीय या भूमि पादप जिसमें जड़, तना, पत्तियां का विभेदन नहीं होता है उसे लीवर्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। प्लीहा के पास गुर्दे के बीच, अमाशय तथा डियोडिनम के बीच और छोटी तथा बृहत आंत के बीच। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 94वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अमाशय तथा डियोडिनम के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। 2 अलिंद 1 निलय, 2 निलय 1 अलिंद, 1 अलिंद 1 निलय, 2 अलिंद 2 निलय। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 95वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 2 अलिंद और 1 निलय बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है आपके सामने, एंडोस्टियम पाया जाता है हड्डियों के ऊपरी भाग में, हड्डियों के आंतरिक भाग में, हड्डियों के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में और हड्डियों के मध्य भाग में। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 96वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हड्डियों के आंतरिक भागों में बिल्कुल ही सही जवाब है। 97वां प्रश्न की पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है। तो 97वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेजोडर्म में कोशा से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, यानी अलग पहचाना जा सकता है। तो 98वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोशिका भित्ति बिल्कुल ही सही जवाब है। जो प्राणी कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है। तो 99वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने हरित लवक का बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस प्रकार से यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है बाह्य कर्ण में, सुप्रोस्केपुला में, पेरिकार्डियम में और पसली में। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 100वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सुप्रा एस्केपुला में बिल्कुल ही सही जवाब है।
तो इस प्रकार से बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में जो पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न कवर अप कर चुके हैं। तो सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।